गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मुझे टॉपिक दिया है डिसइंफेक्शन पे। सो थोड़ा 15-20 मिनट्स डिसइंफेक्शन में हम लोग टॉक करेंगे। डिसइंफेक्शन क्या होता है बेसिकली? वन कि हम लोग को ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग को हटाना होता है। जो भी सर्फेसेस है उससे हट जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाता है। सिंपल जैसे कोविड का एग्जांपल है। कोविड हो गया तो उस समय हमेशा हम दिन में 3-4 बार अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज़ करते थे ताकि इन्फेक्शन ना लगे। सो इन्फेक्शन को कम करने का प्रोसीजर होता है डिसइंफेक्शन। हीमोडायलिसिस में क्या ज़रूरत है? सो हीमोडायलिसिस में इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है एंड सो दैट पेशेंट रिमेन्स सेफ। अभी इन्फेक्शन कौन से इन्फेक्शन होते हैं जो डायलिसिस में बहुत कॉमनली स्प्रेड होते हैं और कॉमनली एनकाउंटर होते हैं? दैट इज़ हेपेटाइटिस बी, HIV एंड HCV। एंड सम पेशेंट्स है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, बहुत सीवियर होते हैं, जो दूसरे पेशेंट को बहुत जल्दी लग सकते हैं, जैसे MRSA है या फिर क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल डायरिया है। सो डायलिसिस पेशेंट्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है और इन्फेक्शन जल्दी लगता है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और हम डायलिसिस करते हैं, पूल में करते हैं, 10 पेशेंट साथ में हैं, 5 पेशेंट साथ में हैं, तो एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को लग सकता है। क्रॉस कंटामिनेशन होता है, उसको हम लोग को बचाना है। इक्विपमेंट फंक्शनैलिटी अच्छा रखना है। वो क्यों रखना है, वो कैसे होगा? जब हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो कुछ प्रोसीजर्स ऐसे भी होते हैं जिससे मशीन्स का जो यूसेज है, ट्यूबिंग्स है जिसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिशन होता है, उसको हम लोग निकालते हैं और वो डिसइंफेक्शन के साथ में ही हो जाता है। तो मशीन्स भी अच्छी चलती हैं, तो उससे भी फ़ायदा होता है। और रेगुलेशंस को हम लोग को फॉलो करना होता है। तो अभी जैसे सर ने भी बताया कि ये आगे जाके डायलिसिस में बहुत क्वालिटी अश्योरेंस के लिए रेगुलेशंस आने वाले हैं, NABD होगा। तो उस समय हर टेक्नीशियन को पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स वो फॉलो कर रहा है। डिसइंफेक्शन का अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, एक प्रोटोकॉल होगा, वो सब पता होना चाहिए। तो डिसइंफेक्शन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, उसका बेसिक नॉलेज हर टेक्नीशियन को होना चाहिए। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे। डिसइंफेक्शन के जो चलते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसीजर होता है, दैट मीन्स टू कम्प्लीटली इरेडिकेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स। अभी स्पोर्स ऐसे डॉर्मेंट स्टेज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कि वो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं। उसको हम लोग मारने की बहुत कोशिश करें, कोई भी केमिकल्स यूज़ करें, कोई भी तरीका यूज़ करें, वो नहीं जाते। और जब उनको फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता है तो स्पोर्स वापस ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं और इन्फेक्शन वापस हो जाता है। डिसइंफेक्शन इतना सीवियर प्रोसेस नहीं है जहाँ पर स्पोर्स को हम नहीं मार पाते, लेकिन बाकी जो बैक्टीरिया है, जो लिविंग बैक्टीरिया है, वो हम लोग सर्विसेज से निकाल देते हैं। नॉन लिविंग सर्विसेज जैसे हम लोग डायलिसिस मशीन्स हैं और दूसरे प्रोसीजर्स हैं, तो उसमें हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। इतना सीवियर नहीं होता, इतना रेडिकल नहीं होता। एंटीसेप्टिक्स बेसिकली जैसे हम लोग का सोप यूज़ करते हैं या फिर हम लोग हैंड वॉश यूज़ करते हैं, दो एंटीसेप्टिक्स वो हम लोग ह्यूमन स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज़ करते हैं। वो इतने टॉक्सिक नहीं होते। अभी इन दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या है? स्टेरिलाइजेशन एब्सोल्यूट है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, वो हम लोग ह्यूमंस पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। डिसइंफेक्टेंट इतना टॉक्सिक नहीं है, बट हाँ हम लोग मशीन्स पे यूज़ कर सकते हैं, नॉन लिविंग सर्विसेज पे। एंटीसेप्टिक्स हम लोग पेशेंट्स के बीच में या फिर टेक्नीशियन पेशेंट्स के बीच में हम लोग यूज़ करेंगे ताकि इन्फेक्शन कम रहे। सो लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन होता है। अभी इसमें हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है, केमिकल स्टेरिलेंट है, लो लेवल डिसइंफेक्टेंट और इंटरमीडिएट लेवल। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर इसकी एक बेसिक जानकारी होती है तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं डिसइंफेक्शन के लिए वो हमें पता होता है। तो हम लोग यूजुअली हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं डायलिसिस मशीन्स को क्लियर करने के लिए, डायलिसिस सेंटर को प्रिजर्व रखने के लिए। सो हाई लेवल डिसइंफेक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग थोड़ी देर में ही वो जैसे डिसइंफेक्टेंट मशीन को यूज़ करेंगे, थोड़ी देर रखेंगे और उसके बाद मशीन क्लीन हो जाती है, डिसइंफेक्शन पूरा हो जाता है। अब ऐसे जैसे हम लोग यूजुअल दूसरा एग्जांपल मैं दूं तो फ्यूमिगेशन एक प्रोसीजर होता है जहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। वो ऑपरेशन थिएटर हो गया, यूज़ करके ख़त्म हो गया तो उनका फ्यूमिगेशन करते हैं। फ्यूमिगेशन करते हैं तो 12 घंटे रखते हैं। फॉर्मेलिन यूज़ करेंगे, 12 घंटे रूम बंद रखेंगे और वो पूरा प्रोसेस को होने देंगे ताकि वो फ्यूमिगेट हो जाए, सारे बैक्टीरिया मर जाए। वो केमिकल स्टेरिलेंट जैसा एक प्रोसीजर हो जाता है जहाँ पे सारे बैक्टीरिया क्लीन हो जाते हैं और वो OT हम लोग वापस यूज़ कर पाएंगे दूसरे पेशेंट के लिए। बट डायलिसिस मशीन के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना, हमको 12 घंटे वहाँ पर रख दिया, उसके बाद हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद हर पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट के लिए हमें रेडी रखना है। सो केमिकल स्टेरिलेंट तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, पर हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर पाएंगे जहाँ हम लोगों ने अप्लाई किया और 10-15 मिनट में हम लोग को रिजल्ट्स मिल गया, दूसरे पेशेंट को हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजीज है। रिंस मतलब क्या होता है? जितने भी हाइड्रोलिक्स है डायलिसिस मशीन में उसको अच्छे से क्लीन कर लें ISO स्टैंडर्ड वाटर से। डीस्केलेंट क्या होता है? यही रिंस करते वक्त अगर हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें कैल्शियम डिपॉजिशन है उसको हम निकाल सकें तो उसको हम लोग डीस्केलेंट कहेंगे। हीट डिसइंफेक्शन और केमिकल डिसइंफेक्शन, दोनों में डिफरेंस पता होना जरूरी है। क्यों? हम लोग दोनों चीज़ यूज़ करते हैं डायलिसिस मशीन के लिए। एक होता है हीट डिसइंफेक्शन जहाँ पर हम जो वाटर है उसको एक स्पेसिफिक डिग्री तक हीट करेंगे
और उसका हेल्प लेंगे बैक्टीरिया को मारने के लिए, वायरसेस को मारने के लिए। केमिकल डिसइंफेक्शन में हीट का यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ केमिकल डिसइंफेक्ट मशीन के अंदर रहता है, वो अपना इफेक्ट करता है, कॉन्टैक्ट पीरियड होता है और उसके बाद हम उसको मशीन को वापस यूज़ कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है और दोनों के एप्लीकेशन में भी, तरीके में भी डिफरेंस है। सो डिसइंफेक्शन क्या क्या करना है, तो हमें लगता है डिसइंफेक्शन क्या करना है, सिर्फ डायलिसिस मशीन को डिसइंफेक्ट कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। सो डायलिसिस मशीन के अंदर हाइड्रोलिक्स होते हैं, वाल्व्स होते हैं, उसको तो हम क्लीन करते ही हैं। डायलिसिस ट्यूबिंग और ब्लड लाइंस को भी करेंगे, तो हम लोग रीप्रोसेस जैसे हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो रीप्रोसेस में कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे ब्लड ट्यूबिंग और डायलाइज़र दोनों अच्छे से डिसइंफेक्टेड हो जाए और वो हम लोग वापस यूज़ करने में हेल्प हो जाए, पेशेंट को क्रॉस कंटामिनेशन ना हो या फिर वही इन्फेक्शन वापस वो पेशेंट को ना हो जाए। तो डायलिसिस सर्किट है, मशीन के अंदर हाइड्रोलिक्स होते हैं, सिलिकॉन ट्यूब्स होते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करना है, डायलाइजर को डिसइंफेक्ट करना है, वाटर ट्रीटमेंट को डिसइंफेक्ट करना है, और सर्फेसेस लाइक जैसे चेयर्स, काउंटर टॉप्स, फ्लोर्स, है ना, तो ये सब चीज़ें डिसइंफेक्ट करनी होती है। ये हम लोग डिसइंफेक्शन के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज वही पेशेंट है जो क्रॉनिकली हमारे पास आने वाला है ना, और एक पेशेंट नहीं आएगा, बहुत सारे पेशेंट आएंगे, तो एक ही डायलिसिस सेंटर पे इतने सारे पेशेंट्स हैं, क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, एक पेशेंट की वजह से दूसरा पेशेंट इन्फेक्ट हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो अगर वो पूल में चल रहे हैं तो जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, जैसे टेक्नीशियंस है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ये भी उनको एक्सपोज हो सकता है। हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही डिफिकल्ट वायरस है ट्रांसमिशन के रिलेटेड। HIV HCV ठीक है, 0.3% ट्रांसमिशन रेट है, HIV का 0.1 में भी 3% है, और हेपेटाइटिस बी का 30% ट्रांसमिशन रेट है। मतलब अगर वो इन्फेक्शन होना है तो 30% चांसेस है कि आपको हो जाएगा, बराबर, पेशेंट को हो जाएगा। सो डिसइंफेक्शन का बहुत ज़रूरी महत्व है, अगर उसको हम लोग अच्छे से यूज़ करेंगे तो पेशेंट ट्रांसमिशन, पेशेंट टू टेक्नीशियन ट्रांसमिशन भी कम रहेगा। सो क्या क्या डिसइंफेक्ट करना है, सरफेस मशीन का सरफेस अगर हमें डिसइंफेक्ट करना है तो क्या यूज़ करना है, पहले तो जितने भी दाग धब्बे वहाँ पर प्रोसीजर के बाद हो जाते हैं उसको हमें अच्छे से फ्रिक्शन से क्लीन करना है, और पूरे मशीन्स को ऊपर से नीचे तक मॉनिटर और जो सरफेसेस है उसको अच्छे से क्लीन करना है। क्या एजेंट यूज़ करना है, कौन सा एजेंट यूज़ कर सकते हैं जो मशीन को करोड ना करे, अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, बट अल्कोहल कई बार वो मशीन के जो सरफेस है उसको करोड कर देता है, तो लॉन्ग टर्म मशीन के लिए प्रॉब्लम है। तो क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वो भी मैं बताऊंगा, पर क्या क्या स्पेसिफिकली यूज़ करना है, क्लीन करना है, वो डायलाइजर कपलिंग है, शंट इंटरलॉक है, यही सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया होते हैं जहाँ से इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो सकता है, तो इसको स्पेसिफिकली क्लीन करना है जब हम लोग सर्विस क्लीनिंग करते हैं। एक्सटर्नल डिसइंफेक्शन बायबैक का कनेक्टर है ना, एक्सटर्नल फैन फिल्टर है, इसको स्पेसिफिकली हर पेशेंट का जब सेशन हो जाएगा तो उसको पूरे मशीन को इंक्लूडिंग ऑल दीज पार्ट्स हैज़ टू बी क्लीन प्रॉपर्ली। क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, बट अल्कोहल मोस्टली हम लोग इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, 70% तक हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहता है जिससे वो सरफेस पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो जाए, बट करोडिंग प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। अल्डिहाइड्स बहुत टॉक्सिक हैं, टेक्नीशियन यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। कैटेनिक सर्फेसेस कॉस्टली होते हैं, वो भी टेक्नीशियन को हार्मफुल होगा, सर्फेस के लिए प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे पास बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड ऐसा डिसइंफेक्टेंट है विच इज़ नॉट वेरी टॉक्सिक इन पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशंस, और उसको हम लोग ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, इतना कॉस्टली भी नहीं है, तो हम लोग उसको अच्छे से सर्फेस मशीन क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज़ कर पाएंगे। सो सोडियम हाइपोक्लोराइड कॉमन जो हम लोग ब्लीच, हाउस होल्ड ब्लीच बोलते हैं, वैसा परसेंटेज कितना होना चाहिए, 5%। जो कंटेनर अवेलेबल होता है हमारे पास मार्केट प्लेस में वो 5% में आता है। स्पेसिफिकली कहाँ यूज़ करना है, यूजुअली एक अलग कॉन्सेंट्रेशन से आऊँगा कितना हम लोग यूज़ करना होता है, पर स्पेसिफिकली पूरे मशीन क्लीन करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच हम लोग यूज़ करेंगे, और जहाँ पर ब्लड स्पिल हुआ है वहाँ पर स्पेसिफिकली ज़्यादा सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ होता है। डायलिसिस से ब्रेक हो गया, ब्लड लीक हो गया, तो उसमें स्पेसिफिकली पूरा सिस्टम को अच्छे से क्लीन करना होता है, वाटर भी क्लीनिंग करना होता है ना। और ये तो सरफेस डिसइंफेक्शन था जहाँ पर हमने मशीन को एवरी पेशेंट की यूज़ करने के बाद मशीन को अच्छे से क्लीन कर लिया ताकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन ना जाए, टेक्नीशियन से पेशेंट को, पेशेंट से टेक्नीशियन को इन्फेक्शन ना जाए। इंटरनल डिसइंफेक्शन भी होता है जहाँ पर हम डायलिसिस सर्किट यूज़ करते हैं, अब इसके भी तरीके होते हैं मैं बताऊँगा, बट एक मशीन को प्रोग्रामिंग होनी चाहिए जहाँ पर एक वेकअप डिसइंफेक्शन होता है। सुबह सुबह सेंटर हमने चालू किया, जैसे ही हमने चालू किया वैसे वो मशीन का ऑटोमेटिक एक मोड होना चाहिए जहाँ पर वो हीट डिसइंफेक्शन में चले जाता है ताकि वो पूरे दिन के लिए हम यूज़ कर सकें। पिछले दिन का अगर कोई कंटेजियस इन्फेक्शन हुआ, उसके अंदर हेपेटाइटिस बी का कोई एक्सपोजर हो गया हो, तो फिर वो क्लीन हो सके उसके अंदर। अगर कोई मशीन को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, फॉर सपोज लाइक 72 आवर्स तक वो मशीन स्टैंड बाय पे है, पेशेंट नहीं है, या फिर हम लोग को एक्स्ट्रा मशीन रखी है, तो 72 आवर्स में एक बार उसको डिसइंफेक्टेड करना ज़रूरी है।
उससे मशीन की फंक्शनैलिटी अच्छी रहती है और इन्फेक्शन का भी डर कम हो जाता है। 2 सेशन के बीच में मशीन डिसइंफेक्शन करना चाहिए, पर हमारे पास पेशेंट का लोड ज़्यादा होता है। एक ही दिन में 3 सेशंस होते हैं, तो उसमें हम कई बार बैक टू बैक्स हम लोग डिसइंफेक्शन नहीं कर सकते, बट सरफेस क्लीनिंग कर सकते हैं। हीट डिसइंफेक्शन के बहुत सारे सेंटर्स का प्रोटोकॉल होता है कि दिन खत्म हो गया हमारा, 3 शिफ्ट हो गया, उसके बाद रात को हम हीट डिसइंफेक्शन कर लेंगे, तो उससे हमारा वो इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल कंटिन्यू रहता है। आते हैं हीट डिसइंफेक्शन पे। सो हीट डिसइंफेक्शन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग सिट्रोस्टेरिल यूज़ करते हैं। वो नाम सुना होगा आपने, सिट्रोस्टेरिल हम एक अलग से मंगा के रखते हैं ताकि 2-3 महीने का स्टॉक हो जाए। सिट्रोस्टेरिल का यूज़ करने का एक अलग पोर्ट होता है डायलिसिस के पीछे, है ना, तो वहाँ पर वो कनेक्टेड रहता है, हमेशा उधर ही मशीन के साथ में रहता है। जब भी हमें हीट डिसइंफेक्शन देना, प्रोटोकॉल है, प्रोग्राम ही है, बटन दबाते हैं, हीट डिसइंफेक्शन का प्रोसेस चालू हो जाता है। ओके, सो हीट डिसइंफेक्शन का फ़ायदा ये है कि हेपेटाइटिस बी, HIV, HCV और SARS-CoV-2 जो वायरस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। तो जैसे मैंने बोला था कि वेकअप में एक होना चाहिए, और एवरी 72 आवर्स इफ द मशीन इज़ नॉट वर्किंग तो हम लोग को यूज़ करना चाहिए। सो हीट डिसइंफेक्शन का एक प्रोसेस है जहाँ पर सिट्रिक एसिड हम यूज़ करते हैं 21 ग्राम्स, लैक्टिक एसिड और मैलिक एसिड। ये क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इतना टेम्परेचर पे अगर कोई दूसरा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे तो फिर वो टॉक्सिक केमिकल्स एक्सक्यूम करता है, राइट। तो ये ऐसा नहीं है, इसके ये कंपैटिबल है। इतने टेम्परेचर पे आने के बाद भी सिट्रिक एसिड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में डेसिपेट हो जाता है, ना ही तो कोई टॉक्सिक फ्यूम्स आती है, ना ही मशीन को इंजरी होती है, ना ही टेक्नीशियन को इंजरी होती है। ओके, सिट्रोस्टेरिल में 21 सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मैलिक एसिड है। उसका pH 1.7 to 2 तक रहता है, और इसका दूसरा फायदा ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो भी डिपॉजिशन है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो अगर दिन भर में हमने 3 सेशन किए, 4 सेशन किए मशीन के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिशन होना ही है, बिकॉज वो बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं हम लोग, A पार्ट B पार्ट है। तो जितने भी हाइड्रोलिक्स है, जितना भी वाल्व्स हैं अंदर, है ना, ट्यूबिंग्स है, सब में कैल्शियम डिपॉजिशन होगा। अगर हम हीट डिसइंफेक्शन दिन में एक बार देते हैं, इंक्लूडिंग डिसइंफेक्शन के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिशन जो था डिस्केलेंट, हम लोग वो यूज़ कर पाएंगे। हाँ, सो दूसरा होता है पर एसिटिक एसिड। अभी एक हमने डिसइंफेक्टेंट सुना सिट्रोस्टेरिल में सिट्रिक एसिड बेस्ड कंपाउंड है, वो हम हॉट डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है पर एसिटिक एसिड, रेनालिन के नाम से आता है, मैं आगे आऊँगा उसके बारे में। वो कंपोजिशन डिफरेंट है, उसका यूसेज डिफरेंट है ना। ये हम लोग कोल्ड डिसइंफेक्टेंट के नाम से यूज़ करते हैं, और उसका डाइल्यूशन है अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास कॉमनली यूज़ होता है वो रेनालिन होता है। और कोल्ड डिसइंफेक्शन का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये ज़्यादातर डायलिसिस रीप्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। डायलिसिस रीप्रोसेसिंग में वो हम लोग को रखना पड़ता है, और हर डायलिसिस के पहले वो हम लोग को क्लीन करना पड़ता है, ताकि वो ये केमिकल से पेशेंट को हार्म ना हो। तो उसके लिए कुछ टेस्टिंग स्ट्रिप्स होते हैं। अच्छे से रिंस करने के बाद, अच्छे से अल्ट्राफिल्ट्रेशन करने के बाद, जब हम वो डायलिसिस को टेस्ट स्ट्रिप से यूज़ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो पर एसिटिक एसिड रह तो नहीं गया कहीं। अगर रहेगा तो क्या होगा, पेशेंट को चिल्स आना शुरू होंगे, हाइपोटेंशन हो सकता है। तो हर प्रोसीजर के बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम चेक करते हैं कि रेनालिन का कॉन्सेंट्रेशन रीप्रोसेस डायलिसर में बराबर है कि नहीं। सो कोल्ड डिसइंफेक्शन के लिए सिट्रोस्टेरिल, प्यूरिस्टेरिल, सिट्रोस्टेरिल, है ना। स्पोरोटॉल बेसिकली सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, 3.5% हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और हॉट डिसइंफेक्शन के लिए सिट्रोस्टेरिल। सोडियम हाइपोक्लोराइड कभी भी हॉट डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ नहीं करना है। ये मिस्टेक नहीं, यूजुअली कोई मिस्टेक करता नहीं है, वैसे सबको एक प्रोटोकॉल फॉलो मालूम है, पर मेरा बताना ज़रूरी था यहाँ पर। सोडियम हाइपोक्लोराइड कभी भी हॉट डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ नहीं करना है। क्या होगा, टॉक्सिक फ्यूम्स आएंगे, मशीन ख़राब होगी और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। सो एक प्रोग्राम ही है जो आपको सबको पता होता है कि हॉट डिसइंफेक्शन कैसे देना होता है। क्या डिसइंफेक्ट होता है, एंटायर हेमोडायलिसिस अपैरेटस, सारे पम्प, फ्लो पंप्स हैं, डीगैसिंग पंप है, UF पंप है ना, डायसेफ फिल्टर भी हॉट डिसइंफेक्शन से अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाता है। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अंडरस्टैंड करना है कि जब हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करना होता है मशीन में, है ना, कोल्ड डिसइंफेक्शन के लिए, तो उसके पोर्ट्स अलग होते हैं। 4008 मशीन में अगर आप देखोगे तो एक बैक साइड ऑफ द मशीन लोअर कॉर्नर में येलो कलर का जो बटन है उसके पास में कोल्ड हॉट स्टेरिलिन के लिए, सिट्रोस्टेरिल के लिए एक कनेक्शन होता है, तो हम लोग वहाँ पर कनेक्ट करते हैं और हॉट डिसइंफेक्शन के लिए वो यूज़ करते हैं। जब सोडियम हाइपोक्लोराइड हमें यूज़ करना है और उसको हम लोग को डिसइंफेक्शन देना है, तो फिर पीछे वाला पोर्ट यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, आगे वाला पोर्ट यूज़ करते हैं, जो आपने ये फोटो में आप देख सकते हो। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रेड सेक्शन ट्यूब यूज़ होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड के लिए। सो 3 अलग अलग डिसइंफेक्शन हमारे सामने है, एक प्यूरिस्टेरिल, सिट्रोस्टेरिल और स्पोरोटॉल। स्पोरोटॉल सोडियम हाइपोक्लोराइड है। प्यूरिस्टेरिल इज कोल्ड स्टेरिलेंट, जो रेनालिन के नाम से आता है,
और सिट्रोस्टेरिल हॉट डिसइंफेक्शन में यूज़ होता है जो सिट्रिक एसिड बेस्ड रहता है. So best practice, hemodialysis machines are to be disinfected with cetosteril in conjunction with heat disinfection before each patient treatment. तो ये रिकमेंडेशन है पर हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. हर डायलिसिस के बाद हॉट डिसइंफेक्शन नहीं दे पाते. नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा रहते हैं और टाइम हमारे पास कम रहता है. सो वंस इन अ डे आफ्टर द प्रोसीजर हैज़ बिन डन, तो उसके बाद हमारा जब क्लीनिंग का टाइम होगा, क्लोजिंग का टाइम होगा, तो एक बार हॉट डिसइंफेक्शन देना ज़रूरी है. सो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूसरे केमिकल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड. सो सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोरीन बेस्ड केमिकल है. और जो क्लोरीन इज़ द एक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिसइंफेक्शन के लिए. सॉलिड फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है. हम जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली वो लिक्विड फॉर्म में होता है. 5% के कंटेनर्स आते हैं, 10 लीटर्स 20 लीटर्स के मोस्टली. हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हमें जो यूज़ करना होता है इन डायलिसिस सेंटर इज़ रफली अबाउट 500 पार्ट्स पर मिलियन. 5% का जो हम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं. सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए और कम डाइल्यूटेड फॉर्म होता है, इतना 5% का नहीं होता है. 500 पार्ट्स पर मिलियन का नहीं होता है, 100 पार्ट्स पर मिलियन का होता है. फ़ायदा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड टॉक्सिक नहीं होता है इतना, है ना. वाटर हार्डनेस से इफेक्ट नहीं होगा, इनएक्सपेंसिव है, फास्टली एक्टिंग है और सीरियस टॉक्सिसिटी नहीं होती है. और सोडियम हाइपोक्लोराइड इज़ वेरी इफेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग वायरसेस इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी वायरस, HCV एंड HIV ऑल्सो. सो क्लोरीन कैसे काम करता है? क्लोरीन वाटर के साथ मिक्स होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट और क्लोरीन गैस. सो इससे एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ लो कॉस्ट, रैपिड इन एक्शन, ब्रॉड एक्टिविटी एंड एक ही प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनिक मैटर से इनएक्टिवेशन हो जाता है इसका. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? करोजिव है, मेटल्स के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन में करोजिव. जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 500 पार्ट्स पर मिलियन होता है. सो 5% में इतना डिफिकल्टी नहीं होगा. डेफिनेटली कोई भी केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके पेशेंट को टॉक्सिसिटी, टेक्नीशियन को टॉक्सिसिटी पता होनी चाहिए. वो लास्ट स्लाइड है, मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो 1:10, 1:100 डाइल्यूशन और 5.25% जो हमारे पास अवेलेबल होता है मार्केट में, जो अवेलेबल है वो 5% का कॉन्सेंट्रेशन कैनिस्टर आता है. तो 1:10 और 1:100 डाइल्यूशन करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं. स्पेसिफिकली ब्लड स्पिल्स जहाँ पर होता है हम लोग को सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करना होता है. दूसरा आता है रेनालिन, कोल्ड स्टेरिलेंट, है ना. उसके अंदर एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पर एसिटिक एसिड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है. जो हम लोग ने हॉट डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया था वो सिट्रोस्टेरिल था, वो सिट्रिक एसिड बेस्ड है. ये एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है. ओके. दूसरा जो हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं, एक तो मशीन हो गया जो हमने यूज़ किया अभी, कोल्ड स्टेरिलेंट यूज़ कर सकते हैं, हॉट स्टेरिलेंट यूज़ कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड और पर एसिटिक एसिड, सोडियम हाइपोक्लोराइड. दूसरा होता है डायलिसिस रीप्रोसेसिंग, ब्लड ट्यूबिंग्स. तो इसको भी हमें अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है बिकॉज नेक्स्ट पेशेंट का एक्सपोजर होने वाला है. कभी कभी वो पेशेंट को हम लोग वापस यूज़ करते हैं. तो डायलिसिस रीप्रोसेसिंग में हम लोग रेनालिन यूज़ करते हैं, जो आपने फोटो में देख सकते हो वो कॉमनली अवेलेबल है, आपको सेंटर में अवेलेबल रहता ही है. सो दिस इज़ कोल्ड स्टेरिलेंट जहाँ पर हीट की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट पीरियड की ज़रूरत होती है. कॉन्टैक्ट पीरियड मतलब वो सरफेस पे हम लोग को रखना है, कुछ टाइम देना है और वो अपना इफेक्ट कर लेता है. रीप्रोसेसिंग का एक जनरल स्टेप वो आपको सब पता होगा, बट एक जनरल आइडिया मैं आपको वापस दे देता हूँ. रिंसिंग करना होता है, ब्लड जो ट्यूबिंग होता है उसको क्लीन करना होता है विद सोडियम हाइपोक्लोराइड. और उसके बाद क्लीन करने के बाद पूरा एयर जितना भी है वो सब निकाल देना है ताकि कांटेक्ट अच्छे से रहे. अगर एयर रहेगा और हम लोग कोल्ड स्टेरिलेंट डालेंगे तो फिर उसका इफेक्ट नहीं आने वाला. सो अच्छे से पूरा फ्लश करना है, थोड़ा एयर को जगह नहीं देना है, अच्छे से फिल करके रखना है. उसके बाद कोल्ड स्टेरिलेंट उसके अंदर रखना है और उसको स्पेसिफाइड ड्यूरेशन पे रखना होता है. और कितना रखना होता है? यूजुअली एटलीस्ट 11 to 12 आवर्स हम लोग को रखना है, तो उसका इफेक्ट आएगा. और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग उसे 14 डेज़ या 11 to 14 डेज़ तक रख सकते हैं. एक बार 11 to 14 डेज़ हो गया, पेशेंट नहीं आया वापस डायलिसिस के लिए या किसी और सेंटर में गया था वापस आया, उसको यूज़ नहीं करना है, नया डायलिसर हम लोग को यूज़ करना है उसके बाद. और हर डायलिसिस के पहले जब भी हम रीप्रोसेस करते हैं एक वापस रिंस करके जितना भी जर्मिसाइड क्लीनिंग एजेंट है उसको श्योर करना है कि नहीं है. लिटमस पेपर रहता है, टेस्टिंग पेपर्स रहते हैं, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो क्या क्या हम लोग ने देखा? सोडियम हाइपोक्लोराइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड और पर एसिटिक एसिड. तो इसके अंदर ये सारे केमिकल्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायलिसिस में डिसइंफेक्शन के लिए. कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं डायलिसिस अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो भी ब्लड कंपार्टमेंट में हम लोग यूज़ नहीं करते. फॉर्मल्डिहाइड बहुत टॉक्सिक होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, नहीं कर पाते. ग्लूटाराल्डिहाइड और भी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, मशीन के लिए डिफिकल्ट है मैनेज करने के लिए, करोजिव एक्शन ज़्यादा रहता है, तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते. और पर एसिटिक एसिड कॉमनली यूज़ कर रहे हैं कोल्ड स्टेरिलेंट के नाम पे.
सो यस, एयर हम लोग को निकालना है। ये स्लाइड आई थिंक वापस रिपीट हो गया वो। हाँ, सो एक तो कोल्ड पर एसिटिक एसिड बेस्ड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और डायलिसिस रिप्रोसेसिंग के लिए जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं वो अलग होता है ना। और कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मशीन का जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है। सो 2% सोल्यूशन होता है डायलिसिस क्लीनिंग के लिए, और 3.5% सोल्यूशन होता है डायलिसिस डिसइंफेक्शन के लिए। तीसरा कंपार्टमेंट होता है जहाँ पर हम लोग डिसइंफेक्शन का यूज़ करना है, वो है वाटर। तो पहला क्या था, डायलिसिस मशीन इटसेल्फ, जिसमें हाइड्रोलिक्स है, वाल्व्स हैं, पंप्स हैं, वो सब चीज़ों को अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है, वो बता दिया मैंने। एक दूसरा होता है जो ब्लड कंपार्टमेंट है, जैसे डायलिजर और ट्यूबिंग है, जिसको हम लोग रीप्रोसेस करते हैं। और थर्ड होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसको भी डिसइंफेक्शन करने की बहुत ज़रूरत होती है। सो उसमें क्या क्या करते हैं हम, एक तरीका होता है जिसको हम लोग लूप डिसइंफेक्शन कहते हैं। अब लूप डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है, जहाँ से वाटर हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है और वो जो यूज़ होने वाला है डायलिसिस इनलेट तक, पूरा लूप हमें अच्छे से डिसइंफेक्ट करके लेना है। इसमें एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग ड्वेल कहते हैं। ड्वेल का मतलब क्या है, रखा हुआ छोड़ दिया वहाँ पर, है ना। सो सेकंड डायग्राम अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक डेड लेग का जो एग्जांपल दिया गया है, उसके अंदर वो डेड लेग पूरी तरीके से केमिकल स्टरलेंट से भरा रहता है। तो हम लोग जब सोडियम हाइपोक्लोराइड लूप डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो उसको पहले प्रिपेयर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, और पूरे सिस्टम में 3 घंटे के लिए रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेड लेग फिल होना चाहिए। अगर डेड लेग फिल नहीं होगा तो फिर वो इफेक्टिविटी नहीं आएगी और वो इन्फेक्शन जाएगा नहीं, हमारे जो वाटर कंप्लाइंसेस रहते हैं उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, एंडोटॉक्सिन लेवल्स और वो CFU लेवल्स जो होते हैं वो पूरे नहीं आएंगे। तो ये डेड लेग को भरना है, तो इसलिए ड्वेल करते हैं। 3 घंटे के लिए हम ड्वेल करते हैं, उसके बाद पूरा जितना भी केमिकल स्टरलेंट है उसको अच्छे से वॉश करके निकाल लेते हैं। सो ये स्टेरलेंट्स में जो जितने भी केमिकल्स मैंने बताए हैं वो कॉमनली आप यूज़ कर रहे हो। अब थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिला होगा उसमें। डेंजर क्या होता है, एक तो केमिकल्स हैं, डेफिनेटली एक्सपोजर के साथ कॉस्टिक इंजरी होती है। टच अगर हो गया, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, हाथ जल जाएगा। ओके, उसको फिर हमें अच्छे से वॉश करना होता है ताकि वो बर्निंग वगैरह सब चली जाए। हीट डिसइंफेक्शन में स्काल्डिंग हो सकती है, कॉस्टिंग बर्निंग हो सकती है, इतना कॉमन नहीं है, बट या डेफिनेटली 85 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग उसको हीट करते हैं तो एक इंजरी तो होने की चांसेस हैं। ब्लीच एंड हॉट वाटर में हॉट डिसइंफेक्शन नहीं यूज़ करना होता है, फ्यूम्स तैयार होते हैं, क्लोरीन के फ्यूम्स तैयार होते हैं, तो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। प्लस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करना होता है जब भी हम डिसइंफेक्शन देते हैं। गाउन्स है, ग्लव्स है, गॉगल्स है, दिस हैज़ टू बी यूज्ड। और हॉट डिसइंफेक्शन साइकिल है, वेंट रेयर मशीन का है, स्टाफ शुड बी अवेयर टू मिनिमाइज द एक्सपोजर बैक ऑफ द मशीन। अगर वो मशीन हम लोग हॉट डिसइंफेक्शन दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस पीछे रखना है हम लोग को, है ना, ऐसे एकदम क्रैम्प्ड स्पेस में नहीं रखना है। और जर्मिसाइड लेवल अगर हमने चेक नहीं किया है बिफोर रीप्रोसेस डायलिसर यूज़ करने के बदले, पेशेंट को इंजरी हो सकती है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी केमिकल स्टरलेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने डाइल्यूशन बना के रख दिया, हफ्ते भर के बाद यूज़ करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं उसका। हम लोग को लगता है कि हमने डिसइंफेक्शन दे दिया, बट वो मशीन इफेक्ट नहीं आएगा, इन्फेक्शन हो जाएंगे वापस, है ना। सो ऑल दी केमिकल स्टरलेंट्स हैज़ टू बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड। थैंक यू। Thank you.